टीम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 1 की वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस कवर कर रहे हैं। सबक नंबर 9 का मुताला कर रहे हैं हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। ये वीडियो सबक की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम सबक के आखिरी का थ्योरी हिस्सा कवर करेंगे। आइए पहले एक बार रिड्यूस सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 122 तक यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर के पार्ट तक पढ़ा था। सफ़ा नंबर 122 ये यहाँ तक और प्लस सफ़ा नंबर 123 पर ये कॉलम हमने लास्ट में सॉल्व किया था। तो अब हमें कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात यहाँ से पढ़ना है। एक बार नज़र डाल लेते हैं रिड्यूस सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर चैप्टर में देखिएगा, सफ़ा नंबर 116 के डायरेक्ट बाद जो रिडक्शन है वो सफ़ा नंबर 127 पर है। मतलब सफ़ा नंबर 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126 इन पूरे पेजेस पर कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है। सफ़ा नंबर 116 का लास्ट वाला पार्ट, मतलब जो ओमिटेड पार्ट लास्ट वाला है, वो सफ़ा नंबर 116 पर है, जो कि ये ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स जो है वो है। ये लास्ट ओमिटेड पार्ट है। इसके बाद पूरा कंटिन्यूसली चैप्टर हमें पढ़ना है सफ़ा नंबर 126 तक। 127 पर इसके आगे का ओमिशन है। आइए आज के पार्ट की शुरुआत करते हैं हम। कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात हमें पढ़ना है। कीमियाई खुसूसियात यानी कि वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। कार्बनी मुरक्कबात कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि कार्बनी मुरक्कबात कैसे होते हैं, उन्हें लिखा कैसे जाता है, उनका नाम कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें, उनकी किस्में क्या क्या है, हम इस बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। अब हमें इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, मतलब इनकी कीमियाई खुसूसियात पढ़ना है। कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात, इसमें ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिडक्शन में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं है, तो हम ये क्वेश्चंस देख लेंगे। पहला सवाल है, किस जुज़ की वजह से बायोगैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। बायोगैस जो होता है उसके अंदर मीथेन होता है ऑलमोस्ट 90%, और मीथेन की वजह से ही वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। दूसरा सवाल दिया गया है इसका, आंसर की सूरत में कार्बन के एहतराक से कौन से हासिलात तैयार होते हैं। आंसर की सूरत में यानी कि कार्बन जो है ये आंसर है। आंसर की सूरत में कार्बन के एहतराक से, एहतराक का मतलब क्या होता है, एहतराक का मतलब जलना होता है। तो कार्बन के जलने से कौन से हासिलात तैयार होते हैं। कभी भी कोई चीज़ जलती है, एहतराक होता है, तो वहाँ पर कार्बन मौजूद होता है। कार्बन के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसकी वजह से हरारत पैदा होती है और साथ ही रोशनी भी पैदा होती है। आग दो चीज़ों का मजमुआ है, एक हरारत और दूसरा रोशनी। तीसरा सवाल है इसमें, बायोगैस का एहतराक ये तामुल हरारत जज्ब करने वाला या हरारत खारिज करने वाला है। हरारत मिलती है हमें, मतलब रिएक्शन से बाहर हरारत आ रही है, हीट आ रही है, तो ये हरारत खारिज करने वाला अमल है, तामुल है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है हरारत खारिज करने वाले तामुल को हरारत ज़ा अमल कहते हैं। तो तामुल के एहतराक के अमल को हम हरारत ज़ा अमल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हीट बाहर निकलती है। आइए आगे देखते हैं अब हम। कार्बन एहतराक को इंग्लिश में कंबशन कहा जाता है। कार्बनी मुरक्कबात के कीमियाई ख़वास का मुताला करते वक्त हम पहले एहतराक इस खुसूसियत का मुशाहिदा करेंगे। आपने गुज़िश्ता जमात में देखा है कि मुख्तलिफ बहरूपी सूरतों में कार्बन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में एहतराक होता है, जिसके नतीजे में हरारत और रोशनी खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है।
कार्बन कई शक्लों में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। ये बात जहन में रखिएगा कि कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। पिछली स्टैंडर्ड्स में, पिछली क्लासेस में इससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। मोमबत्ती लेकर उसे जलाते हैं हम। अगर मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रखते हैं तो वो क्या होती है, बुझ जाती है। क्यों बुझती है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी उतनी देर तक वो ऑक्सीजन यूज करके वो जलती है और फिर कुछ देर के बाद में बंद हो जाती है। तो अमल एहतराक के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब एहतराक के नतीजे में क्या होता है, हरारत पैदा होती है, रोशनी खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। हाइड्रोकार्बन इसी तरह कार्बन के तमाम मुरक्कबात का ऑक्सीजन की मौजूदगी में एहतराक होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे मुरक्कबात हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन अहम जुज़ के तौर पर शामिल है। तो यानी कि हर हाइड्रोकार्बन में कार्बन मौजूद है, तो हर हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एहतराक का अमल करेगा, यानी कि जलने का अमल करेगा और हरारत और रोशनी पैदा होगी। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर खारिज होगी और वहां पर पानी भी मुश्तरका तौर पर हासिल होगा। बाज़ एहतराक़ी तामुल झैल में दिए हुए हैं। सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के साथ में तामुल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हरारत और रोशनी पैदा होती है। सिर्फ कार्बन है तो वहां पर पानी नहीं बनेगा। CH4 यानी कि मीथेन हवा की ऑक्सीजन के साथ में तामुल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, हरारत और रोशनी खारिज होती है, साथ ही वहां पर पानी के सालमात भी बनते हैं। इसी तरह इथेनॉल CH3CH2OH प्लस 3O2 गिविंग 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत और रोशनी। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालमात, पानी के 3 सालमात इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। साथ ही हीट लिबरेट हो रही है, वहां पर हरारत खारिज हो रही है और रोशनी भी खारिज हो रही है। ये था एहतराक का अमल। नेक्स्ट आइए दिमाग पर जोर देकर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। LPG में प्रोपेन C3H8 एक एहतराक पजीर जुज़ है। प्रोपेन के मुकम्मिल एहतराक का तामुल लिखिए। LPG जो हम घर में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या होता है, प्रोपेन होता है। प्रोपेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी ज़ाब्ता C3H8 है। अब हाइड्रोकार्बन है मतलब एहतराक पजीर है, यानी कि उसका एहतराक होगा। तो इसका जो मुकम्मिल एहतराक का तामुल है वो हमें लिखने के लिए बोला गया है। C3H8 यह है प्रोपेन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में वो तामुल करता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी के सालमात बनते हैं और साथ ही हरारत और रोशनी पैदा होती है। पानी के सालमात वहाँ पर भाप बनकर उड़ जाते हैं जब हम घर में यूज़ करते हैं। ये तो LPG। C3H8 का 1 सालमा ऑक्सीजन गैस के 5 साल में, इनके दरमियान तामुल होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 3 साल में तैयार होते हैं, पानी के 4 साल में तैयार होते हैं और हरारत और रोशनी बनती है। ये जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस तामुल की। ये था हमारा सफ़ा नंबर 123। आइए सफ़ा नंबर 124 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 124 पर सबसे पहले दिया गया है, आइए अमल करके देखें। ये लेबोरेटरी में हमें मेथड करना है, प्रैक्टिकल में है हमें ये। नाउ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है यहाँ पर उसके रिजल्ट्स ही नीचे दे रहा है। क्या है देखेंगे हम। बंसर बर्नर है, तांबे की जाली है, धाती पट्टी है, कीमियाई अशिया, इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है और नेफ्थलीन है। अमल, कमरे के दर्जे हरारत पर साफ कॉपर की जाली पर मज़कूरा बाला में से कोई एक कीमियाई शय 3-4 कतरे या चुटकी भर सफ़ूफ, अगर लिक्विड है तो 3-4 कतरे, और सफ़ूफ है, पाउडर है तो 1 चुटकी रखेंगे। रख कर जाली को बंसन बर्नर के नीले शोले में रखिए। बंसन बर्नर जो होता है वो नीला शोला देता है। क्या एहतराक की वजह से धुआं काजल तैयार होता हुआ दिखाई देता है। अब वहां पर ऑब्वियसली ये तीनों जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनका एहतराक का अमल होगा। तो हमें पूछ रहा है कि वहां पर धुआं या कालिक दिखाई देती है क्या, काजल दिखाई देता है क्या।
क्षय के एहतराक के दौरान इसके शोले पर धाती पट्टी रखिए। जब वो जल रही है तो वहां पर धाती पट्टी रखना है। क्या इस पट्टी पर तह जमती है? ये जो काजल पूछ रहा है ना, तो ये काजल कहाँ पर जमा होगा? इस धाती पट्टी पर जमा होगा। किस रंग की? मस्कुरा बाला में से दूसरी कीमियाई क्षय का इस्तेमाल करके यही अमल दोबारा कीजिए। तो इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन, इन तीनों को क्या करना है? जलाकर देखना है हमें कि शोले का रंग क्या है, धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और काजल की तह बन रही है या नहीं बन रही है धाती पट्टी में, धाती पट्टी के ऊपर। अब इसी के रिजल्ट्स नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। ऊपर के अमल में इथेनॉल सैरशुदा कार्बनी मुरक्कब है, जबकि नेफ्थलीन गैर सैरशुदा मुरक्कब है। सैरशुदा मुरक्कब यानी कि जिनके अंदर तमाम बंदिशें इकहरी बंदिश होंगी, और गैर सैरशुदा मुरक्कब यानी कि जिनके अंदर दोहरी या तिहरी बंदिश होंगी। आमतौर पर सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात साफ नीला शोला देते हैं, जबकि गैर सैरशुदा कार्बनी मुरक्कब पीले शोले के साथ जलते हैं और काला धुआं निकलता है। इस काले धुएं की वजह से ऊपर के अमल में धाती पट्टी पर काजल की तह जम जाती है। सालमी ज़ाब्ते का मुआजना करने पर दिखाई देता है कि गैर सैरशुदा मुरक्कबात में कार्बन के तनासुब सैरशुदा मुरक्कबात की बनिस्बत ज़्यादा होता है। नाउ सैरशुदा मुरक्कबात में क्या होगा? हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी और कार्बन की तादाद कम होगी बमुकाबला गैर सैरशुदा कार्बन के। इस वजह से गैर सैरशुदा मुरक्कबात के एहतराक के दौरान गैर एहतराक शुदा कार्बन के ज़र्रात भी तैयार होते हैं। तो वहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन के ज़र्रात भी तैयार होते हैं, और कार्बन ब्लैक या फिर कालिक की शक्ल में, काजल की शक्ल में हमें मिलता है। शोले में मौजूद हरारत गर्म कार्बन के ज़र्रात गर्म हो तो जर्द शोला पैदा करते हैं, इसी वजह से शोला जर्द दिखाई देता है, यानी कि आग पीले रंग की होती है। अलबत्ता महदूद ऑक्सीजन मुहैया की जाए तो सैरशुदा मुरक्कबात के एहतराक से भी जर्द शोला मिलता है। तो शोला यानी कि आग का जो रंग होता है वो जर्द होता है। कौन कौन सी सिचुएशन में? जब हम गैर सैरशुदा मुरक्कब को जलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से निस्बतन, कार्बन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन के ज़र्रात जो है इनका भी एहतराक होता है, और एहतराक होने की वजह से जो कार्बन के ज़र्रात होते हैं वो कालिक की शक्ल में निकलते हैं, धुएं के साथ में निकलते हैं, और यहाँ पर जो शोला होता है वो जर्द होता है। सेकेंड केस, शोला जर्द कब होगा? जब ऑक्सीजन को लिमिट किया जाए, मतलब उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखी जाए, एक हिसाब से क्वांटिटी दी जाए, उसकी कोई हद मुकर्रर की जाए, तो वो केस में भी सैरशुदा मुरक्कबात जो है वो जर्द शोले के साथ में जलेंगे। मुआवजा कीजिएगा, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इथेनॉल और नेफ्थलीन में कार्बन जौहरों का तनासुब। अब इस मिसाल से हमें कार्बन जौहरों का तनासुब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप यहाँ देख रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन जौहरों की तादाद 2 है और नेफ्थलीन में कार्बन जौहरों की तादाद 10 है। तो इनका तनासुब क्या है? 2/10, यानी कि इथेनॉल में कार्बन जौहर कम है और नेफ्थलीन में कार्बन जौहर ज़्यादा है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि गैर सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन जौहर का जो तनासुब होता है वो सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन जौहरों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पर गैर एतराक शुदा कार्बन के ज़र्रात भी तैयार होते हैं। किसमें? गैर सैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, और जो शोला होता है वो जर्द होता है। ये जो सवाल है, इथेनॉल C2H5OH और नेफ्थलीन C10H8 में कार्बन जौहरों का तनासुब मुआवजा करना है हमें। इथेनॉल में कार्बन जौहरों की तादाद 2 है और नेफ्थलीन में कार्बन जौहरों की तादाद 10 है। सिंपली इस तरह से लिखेंगे हम, मुआवजा हो गया उनका। नाउ अब हमें अमल कीजिएगा, एक क्वेश्चन बोल रहा है, बेंसन बर्नर जलाइए, बर्नर के नीचे लगे हुए सुराख की फिरकी घुमाकर सुराख को खोल बंद कीजिए।
जर्द और बगैर काजल का शोला कब निकलता है, नीला शोला कब निकलता है, कब मिलता है, ये हमें बोलना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा इस कंसेप्ट को, कौन से कंसेप्ट को, जब ऑक्सीजन कंप्लीटली अवेलेबल रहेगी तो जो शोला है वो नीला शोला रहेगा, मतलब नॉर्मल शोला बनेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन को लिमिटेड किया जाए और ऑक्सीजन को महदूद किया जाए तो जो शोला मिलेगा वो जर्द रंग का शोला मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो सुराख की फिरकी है इसको हम घुमाकर अगर पूरा खोल देंगे तो वो सिचुएशन में क्या होगा, वहां पर कंप्लीट ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और कंप्लीट ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से जो एहतराक होगा वो मुकम्मिल एहतराक होगा और नीला शोला दिखाई देगा। लेकिन अगर कभी हम फिरकी को थोड़ा सा ही घुमाएं और सुराख को थोड़ा सा ही खोलें तो फिर सुराख के थोड़ा सा खोलने पर वहां पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी वो कंप्लीट नहीं होगी बल्कि इनकम्प्लीट होगी, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल होगा। तो महदूद ऑक्सीजन हो रही है वहां पर अवेलेबल, इसकी वजह से क्या होगा, जो शोला होगा वो जर्द शोला होगा और बगैर काजल का शोला होगा। सो दो केस, मतलब दो सिचुएशन होगी यहाँ पर, जब फिरकी को पूरा घुमाकर, जवाब लिख लेंगे इसका हम यहाँ पर, जब फिरकी को पूरा घुमाया जाए तो सुराख पूरा खुल जाएगा, यानी वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मुहैया होगी। इसलिए हाइड्रोकार्बन का मुकम्मिल एहतराक होगा और शोले का रंग नीला होगा। इसके बरक्स फिरकी को आधा या सिर्फ थोड़ा घुमाया जाए तो ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन नहीं, सुराख पूरा नहीं खुलेगा, यानी ऑक्सीजन महदूद तौर पर मुहैया होगी। इस सूरत में सेकेंड वाली कंडीशन जो है वो होगी जर्द और बगैर काजल का शोला होगा, जर्द और बगैर काजल का शोला होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल की चीज थी ये, जो हमें जानना जरूरी थी। नेक्स्ट ये हुआ हमारा पहले टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी, पहली कीमियाई खुसूसियत एहतराक का अमल। अब हम दूसरे नंबर की कीमियाई खुसूसियत पढ़ेंगे कार्बनी मुरक्कबात की, जो कि है तकसीद। तकसीद को हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन का अमल। ऑक्सीडेशन यानी तकसीद का अमल होता है, इसकी 3 तरीके से तारीफ की जा सकती है। एक तो ऑक्सीजन को हासिल करना, ऑक्सीजन के से साथ मिलना, तकसीद यानी ऑक्सीजन के साथ मिलना। या फिर हाइड्रोजन को खारिज करना।
या अगर कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन को खोना, इलेक्ट्रॉन को खोना। चैप्टर 3 में डिटेल से है ये अमल तकसीद और अमल तहवील। अमल तकसीद में ऑक्सीजन मिलती है, कंबाइन होती है, हाइड्रोजन लूज होता है, खारिज होता है, और जो एटम होता है वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसके बरक्स अमल तहवील में ऑक्सीजन खारिज होती है, हाइड्रोजन मिलता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ये है तकसीद की तारीफ। आइए अभी हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कार्बनी मुरक्कबात हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर आसानी से जलने लगते हैं। इस एहतराकी अमल में कार्बनी मुरक्कबात के सालमे में मौजूद तमाम कीमियाई बंदिश टूटकर CO2 और H2O हासिलात तैयार होते हैं। यानी एहतराक के दौरान कार्बनी मुरक्कब की मुकम्मल तौर पर तकसीद होती है। तो एहतराक का जो अमल है वो भी क्या है, टोटली तकसीद का अमल ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ में या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो हो रही है वो कंबाइन हो रही है। ये पूरे रिएक्शन में देखिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर इथेनॉल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये तमाम एहतराकी रिएक्शंस जो है, एहतराकी तामुलात है जो है, वो सारे तकसीदी तामुलात ही हैं। इनमें ऑक्सीजन क्या होती है, गेन की जाती है, कंबाइन होती है रिएक्टेंट के साथ में, हासिल शय के साथ में। यानी एहतराक के दौरान कार्बनी मुरक्कब की मुकम्मल तौर पर तकसीद होती है। ऑक्सीजन के मंबे के तौर पर बाज़ दूसरी कीमियाई अशिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हवा की ऑक्सीजन ही यूज़ हो, बहुत सारे ऐसे दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं जिनसे ऑक्सीजन हासिल करके ऑक्सीडेशन होता है या अमल तकसीद होता है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है, ये जो सारे केमिकल्स है, ये जो सारे सारी कीमियाई अशिया है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को मुहैया करती है, उन्हें हम तकसीदी आमिल कहते हैं। जो अशिया दूसरी अशिया को ऑक्सीजन दे सकते हैं उनको तकसीदी आमिल कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ तकसीदी आमिल मुरक्कबात है। तकसीदी आमिल का असर कार्बनी मुरक्कबात में मखसूस तफाउली ग्रुप पर होता है। नाउ सिचुएशन क्या होती है, हर हाइड्रोकार्बन हवा के साथ ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है। मेजॉरिटी ऑफ देम यूज कर पाती है, लेकिन हर कोई यूज नहीं कर पाता है। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं कि उन्हें जलाना पड़ता है और फिर वो ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये एक कंडीशन है। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है कि एयर की ऑक्सीजन डायरेक्ट यूज नहीं की जाती है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन को अवेलेबल कराना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को अवेलेबल कराने के लिए यूजुअली पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें तकसीदी आमिल कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अमल तकसीद के लिए ऑक्सीजन को मुहैया करते हैं। नाउ ये जो तकसीदी आमिल होते हैं, ये कार्बनी मुरक्कबात के अंदर जो तफाउली ग्रुप होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तकसीदी आमिल का असर कार्बनी मुरक्कबात में मखसूस तफाउली ग्रुप के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है CH3CH2OH। सपोज अगर कभी इस रिएक्शन के साथ में तकसीदी आमिल यूज करके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, अमल तकसीद कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, OH वाले पार्ट पर, यानी कि तफाउली ग्रुप जहां पर होता है वहां पर अपना असर दिखाएगा। नीचे अमल कीजिए कि एक एक्टिविटी दी गई है हमें सफा नंबर 124 पर। और सफा नंबर 25 पर ही उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो पहले हम अमल कीजिए देख लेते हैं। प्रैक्टिकल है ये, आलात है इसमें इम्तिहानी नली, बेंसन बर्नर, ड्रॉपर, पैमाइशी इस्तेवाना वगैरह। कीमियाई अशिया इसमें इथेनॉल यूज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट का हल्काया महलूल, पोटेशियम परमैंगनेट का हल्काया महलूल। हल्काया महलूल यानी कि आबी महलूल होगा। ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिया जाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट लिया जाएगा 5 ग्राम की क्वांटिटी में, तो बाकी 1 लीटर में
995 ग्राम जो होगा वो पानी होगा। तो इस तरह से हल्काया महलूल बोलते हैं। हल्काया महलूल में ये जो सोडियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम कार्बन परमैंगनेट होगा, इनकी क्वांटिटी कम होगी निस्बतन, उसे हल्काया महलूल कहते हैं। इसका अपोजिट होता है मुर्तकिज महलूल। मुर्तकिज महलूल में जो चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी की क्वांटिटी कम होती है। इस तरह से ये महलूल होता है। तो ये हल्काया महलूल, इस वर्ड को समझना अच्छे से ज़रूरी है हमें। तो सोडियम कार्बोनेट का हल्काया महलूल है, पोटेशियम परमैंगनेट का हल्काया महलूल है और इथेनॉल है। यहाँ पर इम्तिहानी नली में 2-3 मिलीलीटर इथेनॉल लेकर इसमें 5 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट का महलूल मिलाकर इस आमेजे को नीम गर्म कीजिए। इस नीम गर्म आमेजे में पोटेशियम परमैंगनेट का हल्काया महलूल ड्रॉपर की मदद से कतरा कतरा डालिए। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट का महलूल क्यों डाल रहे हैं हम वहां पर? ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल हो अमले तकसीद के लिए। कतरा कतरा डालिए और हिलाते रहिए। ऐसा करने पर क्या पोटेशियम परमैंगनेट का मखसूस गुलाबी रंग कायम रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, तो उसका गुलाबी रंग कायम रहता है क्या, ये पूछ रहे हैं हमें। मिलाने का अमल जारी रखने के थोड़ी देर बाद क्या गुलाबी रंग ज़ाय होना रुक कर गुलाबी रंग कायम रहता है? मतलब वही मिलाने के जैसा अमल जारी रखेंगे हम तो गुलाबी रंग कायम रहता है क्या, हमसे ये पूछ रहा है। सफ़ा नंबर 125 पर मज़कूरा बाला अमल में पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से तेजाबी महलूल में मौजूद इथेनॉल की तकसीद होती है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ पर? इथेनॉल है, तो इथेनॉल की क्या होगी? तकसीद होगी और इथेनॉल की तकसीद होकर इथेनॉइक एसिड बनेगा। इस तामुल में सिर्फ तफाउली ग्रुप के करीब की कुछ कीमियाई बंदिशें हिस्सा लेती है। यहाँ पर जो तामुल होगा वो इन बॉन्ड्स पर CH2 और OH के बीच में जो बॉन्ड्स है, ये कार्बन और इस पार्ट पे जो बॉन्ड्स हैं इसी के ऊपर अमल होगा। जैल की मसावत से ये वाज़ेह होता है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3 एज इट इज रह रहा है। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं और निकलकर वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो ये अमले तकसीद हो गया। इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट कतरा कतरा मिलाना शुरू करने पर तकसीदी तामुल में इस्तेमाल होने से पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग ज़ायल हो जाता है और एक मरहले पर इम्तिहानी नली में पूरे इथेनॉल की तकसीद मुकम्मिल हो जाती है। अब इथेनॉल की पूरी तकसीद मुकम्मिल होगी और इसके बाद भी अगर कभी हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना जारी रखें तो इसका इस्तेमाल ना होने की वजह से इसमें इजाफा होता जाता है। इससे इजाफी पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग ज़ायल ना होते हुए बरकरार रहता है। पीछे जो हमसे क्वेश्चन किया था उसी के जवाब यहाँ पर कंप्लीट दिए गए हैं। तो इस तरह से मतलब वहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को हम तकसीदकार की तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तकसीदकार जो है वो बेसिकली टारगेट करेगा फंक्शनल ग्रुप यानी कि तफाउली ग्रुप की बॉन्ड्स के ऊपर, इन बॉन्ड्स के ऊपर। इन बॉन्ड्स को तोड़कर उसने ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया यहाँ पर, तो उसका काम खत्म हो गया। अब वो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ तक के इस मरहले तक उसका जो गुलाबी रंग है वो ज़ायल होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बात हो गई यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए और उनकी जगह पे ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, तो इस पॉइंट के बाद में जितना भी पोटेशियम परमैंगनेट हम मिलाएंगे उसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा और उसका जो गुलाबी रंग है ज़ायल ना होते हुए बरकरार रहेगा। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर की कीमियाई खुसूसियत कार्बनी मुरक्कबात की जो थी अमले तकसीद। इसमें हमने अमले तकसीद और तकसीदी तामुल किस तरह से असर करता है कार्बनी मुरक्कबात पर उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इथेनॉल की इथेनॉइक एसिड में तब्दीली तकसीदी तामुल क्यों है। यहीं पर मैंने उसका आंसर बोला है अभी आपको। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड जब बनता है तो पोटेशियम परमैंगनेट या इसकी जगह कोई और भी दूसरा वो लेते हैं हम ऑक्सीडेंट यानी कि तकसीदी तामुल, तो वो क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप की बॉन्ड्स के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने से वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेंगे और ऑक्सीजन कंबाइन होगा। हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन का कंबाइन होना, इसी को हम तकसीदी तामुल कहते हैं। इसलिए ये जो
तामुल होगा ये तकसीदी तामुल होगा। ये जो तब्दीली होगी ये तकसीदी तामुल होगी। जवाब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में तब्दीली के दौरान इथेनॉइक एसिड एक ऑक्सीजन जौहर हासिल करता है, इसलिए यह तब्दीली तकसीदी तामुल है। एक ऑक्सीजन जौहर वहां पर वो हासिल कर रहा है, OH एज इट इज है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन के जौहर लूज कर रहा है और एक ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अगली कीमियाई खुसूसियत की जानिब बढ़ते हैं। अगली कीमियाई खुसूसियत है इजाफी तामुल। डायरेक्ट अमल कीजिए से स्टार्ट है इसमें। इम्तिहानी नली, ड्रॉपर, ये आलात लेना है। कीमियाई अशिया क्या है इसमें? टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन जो होता है वो आयोडीन का इथेनॉल में महलूल होता है, मतलब इथेनॉल में आयोडीन को मिलाकर महलूल बनाया जाता है। ब्रोमीन वाटर है, पिघलाया हुआ नबाती घी, वेजिटेबल ऑयल, मुख्तलिफ नबाती तेल, एक नबाती घी है और नबाती तेल है, मूंगफली के बीज, करडई, सूरजमुखी, जैतून तेल वगैरह। एक इम्तिहानी नली में 2 मिलीलीटर तेल लेकर इसमें 4 कतरे टिंक्चर आयोडीन या ब्रोमीन वाटर डालिए। इम्तिहानी नली हिलाइए। क्या ब्रोमीन या आयोडीन का असल रंग गायब हुआ? यही अमल दीगर तेल और नबाती घी इस्तेमाल करके कीजिए। अब ये जो है यहाँ पर नबाती घी, मुख्तलिफ नबाती तेल, मूंगफली के बीज, करडई, सूरजमुखी, जैतून तेल वगैरह, ये सारे जो है कार्बनी मुरक्कबात है, हायर कार्बन कंपाउंड्स है ये, जिनके अंदर कार्बनी मुरक्कबात की तादाद 12-13 से ऊपर होती है। तो इनको क्या किया जा रहा है? टेस्ट किया जा रहा है किस पैटर्न में? उनके आयोडीन के साथ में या फिर ब्रोमीन के साथ में कंबाइन करके। तो इनका असर आयोडीन के ऊपर होता है या नहीं होता है, ये बात चेक की जा रही है। क्या किया जा रहा है? इम्तिहानी नली में टिंक्चर आयोडीन लिया जा रहा है, इम्तिहानी नली को हिलाया जा रहा है और फिर मतलब पहले से तेल लेकर उसमें टिंक्चर आयोडीन मिलाए जा रहे हैं और फिर हिलाकर देखा जा रहा है कि जो ब्रोमीन ऐड किया था, आयोडीन ऐड किया था, वो अपना रंग चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। मज़कूरा बाला अमल में ब्रोमीन आयोडीन का रंग गायब होने के मुशाहिदे से ये बात समझ में आती है कि ब्रोमीन आयोडीन का इस्तेमाल हुआ है, यानी ब्रोमीन आयोडीन का मुतालिका शय के साथ तामुल हुआ है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है? जब हिलाएंगे तो वहां पर ब्रोमीन का कलर और आयोडीन का कलर, दोनों के कलर गायब हो जाते हैं। इसका मतलब अब कलर गायब होने का मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा, वहां पर कोई ना कोई तब्दीली हुई होगी। जो भी रिएक्शन होता है, जो भी तब्दीली होती है ब्रोमीन आयोडीन की तेल के साथ में, तो वो जो रिएक्शन होता है उसे इजाफी तामुल कहते हैं। इस तामुल का नाम इजाफी तामुल है। जब कोई कार्बनी मुरक्कब दूसरे मुरक्कब के साथ मिलता है और दोनों के तमाम जौहरों से एक ही हासिल प्रोडक्ट तैयार होता है, तब इस तामुल को इजाफी तामुल कहते हैं। ये तामुल हमने एडिशन रिएक्शन चैप्टर 3 में भी पढ़ा था हमने। इस तामुल को इजाफी तामुल कहते हैं। कार्बन कार्बन कसीर बंदिश तफाउली ग्रुप वाले गैर सैरशुदा मुरक्कबात के दरमियान इजाफी तामुल होता है और तैयार होने वाले हासिल सैरशुदा मुरक्कबात होते हैं। नाउ का इजाफी तामुल का अमल किसके अंदर होता है? कार्बन कार्बन कसीर बंदिश तफाउली ग्रुप वाले गैर सैरशुदा मुरक्कबात के दरमियान ये तामुल होता है और इससे हासिल होने वाला जो मुरक्कब होता है वो सैरशुदा मुरक्कब होता है। मतलब हासिल होने वाले मुरक्कबात में सारी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होती है। गैर सैरशुदा मुरक्कबात की आयोडीन ब्रोमीन के साथ इजाफी तामुल कमरे के दर्जे हरारत पर और फौरन हो जाती है। इसके अलावा तामुल के दौरान रंग में होने वाली तब्दीली नजर आती है, जिसकी वजह से ये तामुल कार्बनी मुरक्कब में कसीर बंदिश की शनाख्त करने के लिए जांच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इसी टेस्ट को, इसी रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या जो दिया हुआ कार्बन है वो सैरशुदा है या गैर सैरशुदा है। अगर सैरशुदा कार्बन होगा तो वहां पर तब्दीली नहीं होगी,
याद रखिए इजाफी तामुल का जो रिएक्शन होता है वो गैर सैरशुदा मुरक्कबात का ही होता है आयोडीन और ब्रोमीन के साथ में। सो आयोडीन और ब्रोमीन को अगर कभी हम सैरशुदा मुरक्कबात के साथ में मिलाएंगे तो वहां पर आयोडीन और ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं होगा, यानी हम ये मान लेंगे कि इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो सारी कैसी बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स है, यानी कि ये सैरशुदा मुरक्कबात है। अगर किसी कार्बनी मुरक्कब के साथ में आयोडीन और ब्रोमीन को मिलाने पर वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, मतलब अपना कलर खो रहे हैं, तो उस सूरत में वो जो कार्बनी मुरक्कब होगा वो गैर सैरशुदा मुरक्कब होगा, यानी कि वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। दर्जे बाला अमल में तेल और आयोडीन के दरमियान तामुल में आयोडीन बेरंग हो जाता है, अलबत्ता नबाती घी के साथ तामुल में रंग में तब्दीली नजर नहीं आती। इस मुशाहिदे से आपको क्या अंदाजा होता है कौन सी शय कसीर बंदिश वाली है? तो ये कॉलम हमें चेक करना है। यहाँ पर सालमी ज़ाब्ते दिए गए हैं। अब हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि डबल बॉन्ड सीसी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। डबल बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कीन के अंदर। अल्कीन का जो ज़ाब्ता है, आम सालमी ज़ाब्ता, अल्कीन है CnH2n और अल्केन है CnH2n+2। से पहले की वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम ये। अब यहाँ पर पहला वाला जो दे रहा है हमें C17H35COOH दे रहा है, C17H35COOH दे रहा है हमें। नाउ इसमें जो कार्बन जौहर होंगे वो है 17, टोटल कार्बन जौहर है 18, और हाइड्रोजन जौहरों की तादाद देखेंगे हम तो H35H, यानी कि ये 35 जौहर और ये 1 जौहर, ये हो गए 36। तो ये C18H36 वाला यानी कि CnH2n वाला मुरक्कब है। तो ये जो है ये गैर सैरशुदा मुरक्कब है। गैर सैरशुदा मुरक्कब है मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड पाई जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा पहला वाला ब्लैंक होगा C डबल डबल बॉन्ड, यहां पर कितनी C डबल डबल बॉन्ड्स होगी ये हमें देखना है। ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया। इसे हम दूसरे तरीके से देखेंगे। C17H35COOH, यहां पर जो है कार्बन जौहरों की तादाद है 17, हाइड्रोजन जौहरों की तादाद है 34+1। अब ये फंक्शनल ग्रुप को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, असल में सिर्फ ध्यान देंगे हम जो कार्बन और हाइड्रोजन की रास जंजीर होगी उसके ऊपर ही। कार्बन और हाइड्रोजन की रास जंजीर में कार्बन के 17 जवाहिर हैं और हाइड्रोजन के 35 जवाहिर हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जवाहिर की तादाद ज़्यादा है कार्बन के जवाहिर से, और उसके दुगना से भी एक ज़्यादा है। C17 यानी कि Cn अगर कभी मान लेते हैं हम तो ये है यहाँ पर H2n+1, दुगना से एक ज़्यादा है। अगर कभी हाइड्रोजन जवाहर की तादाद कार्बन जवाहर के दुगना से ज़्यादा हो तो वहां पर डबल बॉन्ड्स नहीं होती है एक्चुअली। तो इस पहले कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होगी, तो ये सीफर होगा। अब डबल बॉन्ड नहीं है मतलब ये क्या है, सैरशुदा मुरक्कब है, सारी सिंगल बॉन्ड्स ही है। तो यहाँ पर I2 का रंग गायब हो जाएगा। कि ये पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे नहीं होगा क्योंकि वो सैरशुदा मुरक्कब है। अब जो दूसरा कंपाउंड है वो है C17H33। C17H33 और आगे फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन जवाहरों की तादाद 17 है, हाइड्रोजन जवाहरों की तादाद जो है वो 34-1 है, यानी कि ये बैठ रहा है CnH2n-1 में।
उनके हाइड्रोजन जवाहर की तादाद कार्बन जवाहर की दुगना से 1 कम है। अब जहां पर हाइड्रोजन जवाहर की तादाद दुगना से कम होगी तो वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। तो इसमें सेकेंड वाले कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होगी, कितनी होंगी तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जवाहरों की तादाद कार्बन जवाहरों के दुगना से कितनी कम है। 1 कम है, इसलिए यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। तो यहां पर आएगा 1। अब ये जो है ये गैर सहशुदा है, एक डबल बॉन्ड आ गया वहां पर तो गैर सहशुदा मुरक्कब है, यानी कि अगर इसमें I2 यानी आयोडीन को मिलाया गया तो वो क्या करेगा, अपना रंग गायब कर देगा। तो यहां पर आएगा हाँ। तीसरा कंपाउंड है C15H31। C15H31 जो है उसमें कार्बन जवाहर 15 है और हाइड्रोजन के जवाहर 30+1 है, यानी कि कार्बन जवाहरों की तादाद के दुगना से 1 ज्यादा है। अब यहां पर हाइड्रोजन जवाहर दुगना कार्बन जवाहर के तादाद की दुगना से 1 ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तादाद 0 हो जाएगी और आयोडीन अपना रंग मतलब रंग खोएगा नहीं। नेक्स्ट अगला जो है कंपाउंड वो है C17H31। C17H31 फिर फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो यहां पर कार्बन जवाहर की तादाद है 17 का दुगना होता है 34। हाइड्रोजन जवाहर की तादाद जो है 34 से 2 कम है, 34 से 3 कम है। यहां पर हाइड्रोजन जवाहरों की तादाद कार्बन जवाहरों की तादाद के दुगना से कम है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहां पर। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, गैर सहशुदा मुरक्कब है। अब कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहां पर, याद रखिए कम वाली जो तादाद आती है 1, 3, 5, 7, अगर इस पैटर्न में आता है तो अगर 1 कम है तो 1 डबल बॉन्ड होगी, 3 हाइड्रोजन कम है तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 5 हाइड्रोजन कम है तो 3 डबल बॉन्ड होंगे। इस तरह से होता है वो। यहां पर हम लिखेंगे CC डबल बॉन्ड की तादाद 2। गैर सहशुदा मुरक्कब हो गया ये, तो आयोडीन जो है वो अपना रंग चेंज करेगा इसके अंदर मिलाने पर। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होगा। कौन सी शय कसीर बंदिश वाली है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बंदिशों वाली शय है वो C17H35 COOH है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के सबसे ज्यादा जौहर है, हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा जौहर है और तमाम ही बंदिशें सिंगल यानी कि एकहरी बंदिश है। तो सबसे ज्यादा बंदिशों वाली शय जो इसमें है वो है स्टेरिक एसिड C17H35 COOH। ये था हमारा पेज नंबर 125। 125 के बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 126 के ऊपर। पेज नंबर 126 के ऊपर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, नबाती तेल से अलहदा किए गए रोगनी तुरशों के नाम और सालमी ज़ाब्ते खाका 9.22 में दिए गए हैं। इनके सालमी ज़ाब्तों की मदद से इनकी साख में कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश कितनी है पहचानिए। इसी तरह इनमें से कौन से रुगनी तुरशे के साथ आयोडीन का रंग तकरीबन गायब हो जाएगा बताइए। यही एक्टिविटी थी जो एक्चुअली हमने कर ली है, ये वाली एक्टिविटी। आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन था वो ना।
अब आगे बढ़ते हैं। गैर सैरशुदा मुरक्कब का इजाफी तामुल हाइड्रोजन के साथ भी होता है और हाइड्रोजन के इजाफे से सैरशुदा मुरक्कब तैयार होता है। अलबत्ता इस तामुल के लिए प्लैटिनम या निकल जैसे तमासी आमिल की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि तमासी आमिल यानी ऐसी शय जो तामुल में कोई हिस्सा नहीं लेती है, सिर्फ इसकी मौजूदगी से तामुल की शरह बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है ये कैटलिस्ट। तमासी आमिल ऐसी अशिया होती है जो रिएक्शन के अंदर होती है मौजूद, लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है। वो क्या करती है, रिएक्शन को होने में हेल्प करती है या रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। तो इन केमिकल्स को, इन अशिया को तमासी आमिल बोला जाता है। तमासी आमिल कभी कभी जरूरी होते हैं पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इस तामुल की मदद से वनस्पति तेलों का तमासी आमिल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन यानी क्या? हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। निकलना नहीं, हाइड्रोजन का ज्वाइन होना। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ज्वाइन होना या कंबाइन होना, उसी तरह हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ज्वाइन होना या कंबाइन होना। इस तामुल की मदद से वनस्पति तेलों का तमासी आमिल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होता है। ऊपर के अमल में आपने देखा कि आयोडीन जांच तेल के साल्मों में कसीर बंदिश, खास तौर पर दुहेरी बंदिश की मौजूदगी को जाहिर करती है, जबकि नबाती घी को सैरशुदा बनाती है। नबाती घी को सैरशुदा बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजनेशन होता है। मतलब वहां पर जो डबल बॉन्ड्स होती है, ये वाली डबल बॉन्ड्स, ये टूट कर इन बॉन्ड्स की बजाय कार्बन मुरक्कबात की गिरफ्त को मुकम्मिल करने के लिए हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाते हैं। वहां पर दो बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन की एक गिरफ्त रहेगी खाली और इस कार्बन की एक गिरफ्त रहेगी खाली। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जौहर की गिरफ्त जो होती है वो एक एक होती है, तो इस कार्बन के साथ में एक जौहर ज्वाइन हो जाएगा और इस कार्बन के साथ में एक जौहर ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैर सैरशुदा कार्बन डबल बॉन्ड टूट कर वहां पर सैरशुदा कार्बन में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो है वनस्पति तेल के साल्मों में लंबी और गैर सैरशुदा कार्बन की जंजीरें होती हैं, जिन्हें सैरशुदा कार्बन की जंजीरों में चेंज किया जाता है हाइड्रोजनेशन की वजह से, और उसी अमल से वनस्पति घी तैयार किया जाता है। दोहरी बंदिशों वाली गैर सैरशुदा चर्बी अनसैचुरेटेड फैट सेहत के लिए मुफीद होती है, जबकि सैरशुदा चर्बी सेहत के लिए नुकसानदा होती है। यहाँ पर एक बायोलॉजिकल फैक्ट दिया जा रहा है कि जो दोहरी बंदिशों वाली गैर सैरशुदा चर्बी होती है वो सेहत के लिए मुफीद होती है, लेकिन सैरशुदा चर्बी जो होती है वो सेहत के लिए नुकसानदा होती है। ये था हमारा थर्ड नंबर का टॉपिक, थर्ड नंबर का केमिकल रिएक्शन, कीमियाई खुसूसियात। अब हम चौथे की जानिब बढ़ेंगे। चौथे नंबर पे है अमल बदल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि एक जौहर दूसरे जौहर की जगह ले लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। इखेरी बंदिश CH और CC बहुत मजबूत होने की वजह से सैरशुदा हाइड्रोकार्बन गैर आमिल होते हैं। इखेरी बंदिश जो होती है CH और CC की, ये बहुत मजबूत बंदिश होती है। हमने इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग के पार्ट में पढ़ा है, जिसकी वजह से सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो गैर आमिल होते हैं। इसकी वजह से बहुत से तामुलात में हिस्सा नहीं लेते। अलबत्ता सूरज की रोशनी में सैरशुदा हाइड्रोकार्बन का क्लोरीन के साथ तेजी से तामुल होता है। जो सूरज की रोशनी होती है, मतलब वहां पर हरारत मिलती है और हरारत मिलने की वजह से हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ में तामुल करते हैं। क्लोरीन जो ये एक हैलोजन है और बहुत रिएक्टिव हैलोजन है। ये क्या करता है, आम दर्जे हरारत पर ही सैरशुदा हाइड्रोकार्बन के साथ में अमल करता है। इस तामुल में एक के बाद एक हाइड्रोजन के तमाम जौहरों की जगह क्लोरीन जौहर ले लेते हैं। जब साल्मे में एक किस्म के जौहर या जौहरों के ग्रुप की जगह दूसरे किस्म के जौहर या जौहरों के ग्रुप ले लेते हैं, इस तामुल को अमल बदल कहते हैं। मीथेन के क्लोरोनेशन से 4 हासिलात मिलते हैं। मीथेन का क्लोरोनेशन हो रहा है, यानी कि क्लोरीन गैस सब्स्टिट्यूट कर रही है मीथेन के एक हाइड्रोजन को। तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर क्लोरीन का एक जौहर बैठेगा, CH3Cl + HCl बनेगा, क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह CH3Cl को में भी क्लोरीन गैस
एक हाइड्रोजन गैस को एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगी, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर एक हाइड्रोजन एटम जो बच रहा है उसे और क्लोरीन गैस रिप्लेस करेगी, इस तरह से वो कन्वर्ट होगा CHCl3 प्लस Cl2 में। अल्कीन के हम आला हम तरकीब सिलसिलों से क्लोरोनेशन तामुल से बड़ी तादाद में हासिलात तैयार होते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है पर्टिकुलर, इसे हम क्लोरोनेशन का केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अमल बदल है। इसमें क्लोरीन के जो जौहर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के जौहरों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पर जाकर मतलब उनकी जगह ले लेते हैं। आइए दिमाग पर जोर देगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रोपीन के क्लोरीनेशन के अमल बदल में एक क्लोरीन जौहर से 2 हम अंसर हासिलात मिलते हैं। इनका साख्ती ज़ाब्ता लिखकर इनका आयुपेक नाम भी दीजिए। क्लोरीन जो है वो प्रोपेन के साथ अमल करता है और 2 तरह के मुरक्कबात देता है। ये दोनों मुरक्कबात में जो है वो साख्त का फर्क होता है, मतलब ये दोनों हम अंसर होते हैं। क्या क्या बनता है इससे? एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, मतलब स्ट्रेट चेन में जो सबसे पहला हाइड्रोजन होगा उसे रिप्लेस करेगा क्लोरीन और 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। दूसरा होगा क्लोरीन सेंटर वाले कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अगर मान लीजिए ये क्लोरीन यहां के हाइड्रोजन को वैसे ही रहने देता है और यहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो वो उस सूरत में भी 1 क्लोरोप्रोपेन ही रहेगा, क्योंकि यहां पर रहेगा हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन कार्बन कार्बन, यहां बैठ रहा है Cl। यानी कि आप हाइड्रोजन को यहां से हटाकर Cl रखिए या हाइड्रोजन को यहां से हटाकर यहां पर रखिए, दोनों सूरत में एक ही बात होगी, वो 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। दूसरी बात में इन दोनों को अगर छोड़ देते हैं, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को, तो क्लोरीन जो है वो या तो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है। तो इन दोनों सूरत में जो मुरक्कब तैयार होगा कार्बनी मुरक्कब, वो रहेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। जब इसके IUPAC नेम करेंगे तो ये 1 2 3 का चेन बनेगा और चेन में दूसरे नंबर के कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा, इसलिए इसे 2 क्लोरोप्रोपेन कहा जाएगा।